हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति में से पहले अध्याय को पढ़ेंगे। पहला अध्याय है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। आज़ादी के बाद नए राष्ट्र का निर्माण किया गया, जिसके समक्ष कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसी कड़ी में हम देखते हैं नए राष्ट्र की चुनौतियां। हम सभी जानते हैं कि 1947 में 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और इस रात देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक विशेष सत्र को संबोधित किया। उनका ये प्रसिद्ध भाषण भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट या ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall. हिंदुस्तान की जनता इसी शाम का इंतजार कर रही थी। हमारी आज़ादी की लड़ाई में कई आवाज बुलंद थी। बहरहाल दो बातों पर सबकी सहमति बनी। पहली, आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा। दूसरी, सरकार सबके भले के लिए काम करे। आज़ादी के उन उथल पुथल भरे दिनों में हमारे नेताओं का ध्यान इस बात से नहीं भटका कि नया राष्ट्र चुनौतियों की चपेट में है। 3 चुनौतियां। मुख्य तौर पर भारत के सामने 3 तरह की चुनौतियां थी। पहली और तत्कालिक चुनौती एकता के सूत्र में बंधे ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। यहाँ अलग अलग बोली को बोलने वाले लोग थे जिनकी संस्कृति भी अलग थी। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र को कायम करने की। तीसरी ऐसे विकास की चुनौती थी जिसमें समूचे समाज का भला होता हो, न कि कुछ एक तबकों का। सभी चुनौतियों को हमने देखा, लेकिन इसके साथ ही अब असली चुनौती आर्थिक विकास तथा गरीबी के खात्मे के लिए कारगर नीतियों को तैयार करने की थी। विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। विभाजन की बात की जाए तो 1947 में 14-15 अगस्त को एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। ऐसा विभाजन के कारण हुआ। ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि 2 कौमों का देश बन गया और मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत और पाकिस्तान की मांग का विरोध किया, लेकिन नतीजतन पाकिस्तान की मांग मान ली गई। खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे। उनकी प्रसिद्धि सीमांत गांधी के रूप में थी और वे द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे, परंतु उनकी आवाज की अनदेखी की गई और पश्चिमोत्तर सीमांत को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया। करते हैं विभाजन की प्रक्रिया की, तो यह विभाजन तो दर्दनाक था ही, इस पर फैसला करना और उसे अमल में लाना उससे भी कठिन कार्य था। इस विभाजन में तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्या को विभाजन का आधार बनाया जाए, जिसकी मायने थे कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वे इलाके पाकिस्तान के भूभाग पर होंगे तथा शेष हिस्से भारत कहलाएंगे। लेकिन जितना ये विभाजन आसान जान पड़ता है उतना आसान नहीं था। इसमें कई दिक्कतें आई। पहली बात तो यह है कि ब्रिटिश इंडिया में कोई एक भी इलाका ऐसा नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक हो। ऐसे 2 इलाके थे जहां मुसलमान की आबादी ज़्यादा थी। एक इलाका पश्चिम था तो दूसरा पूर्व में। दूसरी बात यह थी कि मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी हो, ऐसा भी नहीं था। तीसरी समस्या और भी विकट थी। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर होगा। चौथी और विभाजन की सबसे अबूझ कठिनाई थी अल्पसंख्यकों की। सीमा के दोनों ओर अल्पसंख्यक थे।
जो इलाके अब पाकिस्तान में हैं वहाँ लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी। वैसे ही पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग में लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी अधिक थी। दिल्ली के आसपास इलाकों में भी मुस्लिम आबादी थी। ये बात साबित हुई कि देश का बंटवारा होने वाला है। वैसे ही दोनों तरफ अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे। जल्दी ही हिंसा नियंत्रण के बाहर हो गई। दोनों तरफ के लोगों के पास एकमात्र यही रास्ता बचा था कि वे अपने अपने घरों को छोड़ दें। कई बार उन्हें ऐसा चंद घंटों की मोहलत के भीतर ही करना पड़ा। विभाजन के परिणाम 1947 में बड़े पैमाने पर आबादी एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हो गई। आबादी का यह स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा था। धर्म के नाम पर एक समुदाय ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा। लाहौर, अमृतसर और कोलकाता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गए। सीमा के दोनों ओर हजारों की तादाद में औरतों को अगवा कर लिया गए। कई मामलों में खुद परिवार के लोगों ने कुल की इज्जत बचाने के लिए बहू बेटियों को मार डाला। विभाजन में सिर्फ संपदा, देनदारी और परिसंपत्तियों का ही बंटवारा नहीं, बल्कि वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल कुर्सी, पुलिस के वाद्य यंत्र, टाइपराइटर तक का बंटवारा हो गया। सरकारी वकील व रेलवे के कर्मचारियों का भी बंटवारा हो गया। अनुमान किया जाता है कि विभाजन के कारण 20 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा तथा इस हिंसा में 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। रजवाड़ों का विलय। ब्रिटिश इंडिया 2 हिस्सों में थी। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे तो दूसरे हिस्से में देसी रजवाड़े। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था। दूसरी ओर छोटे बड़े आकार के कुछ और राज्य थे। इन्हें रजवाड़ा कहा जाता था। अंग्रेजी राज का नजरिया यह था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहें तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आजाद रखने की घोषणा की। अगले ही दिन हैदराबाद के निजाम ने भी ऐसा ही किया। अधिकतर रजवाड़ों में शासन अलोकतांत्रिक रीति से चलाया जाता था। मिसाल के तौर पर आज के उड़ीसा में उस समय 26 और छत्तीसगढ़ में 15 छोटे छोटे रजवाड़े थे। सौराष्ट्र में 14 बड़े और 119 छोटे रजवाड़े और अन्य अनेक प्रशासनिक तंत्र थे। देसी रजवाड़ों की इस चर्चा में 3 बातें सामने आई। पहली यह कि अधिकतर रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि भारत सरकार का रुख लचीला था और वह कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार थी, जैसा कि जम्मू कश्मीर में हुआ। तीसरी बात, विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर खींचतान जोर पकड़ रही थी। शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए लगभग सभी रजवाड़े, जिनकी सीमा आजाद हिंदुस्तान की नई सीमाओं से मिलती थी, 15 अगस्त 1947 से पहले भारतीय संघ में शामिल हो गए। अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की रियासतों का विलय बाकियों की तुलना में कठिन साबित हुआ। हैदराबाद के विलय की हम बात करें तो हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी थी। यह रियासत चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाकों से घिरी थी। पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में और बाकी हिस्से आंध्र प्रदेश में हैं। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। तेलंगाना इलाके के किसान निजाम के दमनकारी शासन से दुखी थे। वे निजाम के खिलाफ हो गए। महिलाएं भी इस आंदोलन में शामिल हो गई। आंदोलन को देख हैदराबाद के निजाम ने एक अर्धसैनिक बल रवाना किया, जिसे रज़ाकार कहा जाता है, और ये रज़ाकार अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। 1948 के सितंबर में भारतीय सेना निजाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद आ पहुंची। कुछ रोज रुक रुक कर लड़ाई चली। इसके बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया
और इस आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद का विलय भारत में हो गया। मणिपुर। हैदराबाद के बाद अगर हम मणिपुर के विलय की बात करें तो आज़ादी के पहले रोज पहले मणिपुर के महाराजा बोधचंद सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके एवज में उन्हें आश्वासन दिया गया कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी। जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 में जून में चुनाव करवाए, जिसके परिणाम स्वरूप मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। मणिपुर भारत का पहला भाग है जो सार्वभौम व्यस्त मताधिकार के सिद्धांतों को अपनाकर चुनाव हुए। मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से बात किए बगैर ही भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव डाला कि वे भारतीय संघ में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दे, जिसमें भारत सरकार को सफलता मिली। राज्यों का पुनर्गठन। 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। केंद्र के फैसले को स्थानीय लोगों ने चुनौती दे दी और पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में विरोध भड़क उठा। पुराने मद्रास प्रांत आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शामिल थे। कुछ हिस्से केरल एवं कर्नाटक में भी हैं। तेलुगु भाषी क्षेत्र की लगभग सारी राजनीतिक शक्तियां मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में थी। केंद्र सरकार हाँ और ना की दुविधा में थी और आंदोलन की गति बढ़ रही थी। कांग्रेस के दिग्गज गांधीवादी पोट्टी श्रीरल्लू अनिश्चित भूख हड़ताल पर बैठ गए। 26 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इससे अव्यवस्था फैली और आंध्र प्रदेश में जगह जगह हिंसक घटनाएं हुई। आखिरकार 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा की। आंध्र के गठन के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने का संघर्ष चल पड़ा। इन संघर्षों में बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1952 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए।